आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 21 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। उसके अंदर मौलिक अधिकार के अंदर स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में है। इसी स्वतंत्रता के अधिकार में आज हम आर्टिकल 21 पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल जो 21 है वो व्यक्तियों को दिया गया है, ध्यान रखना है इसका। व्यक्तियों को दिया गया है, मतलब व्यक्ति में कोई भी आ सकता है, हमारे देशवासी भी आ सकता है, विदेशी भी आ सकता है, मतलब ये दोनों ही तरह के लोगों को दिया गया है, चाहे विदेशी हो चाहे नागरिक हो चाहे सिटीजन ऑफ इंडिया हो चाहे फॉरनर हो, ये सभी को समान रूप से दिया गया है। और क्या है? आर्टिकल 21 इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। एक तो ये व्यक्तियों को दिया गया है ये पार्टिकुलरली सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। और इसमें क्या है, ये इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं होता, ये सस्पेंड नहीं होता, ये जैसा है वैसे ही बना रहता है। बाकी आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, इन दोनों ही आर्टिकल को छोड़कर बाकी आर्टिकल जो भी मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लेते हैं, जब आर्टिकल 352 जो कि इमरजेंसी का आर्टिकल है, ये जैसे ही लागू होता है, आर्टिकल 352 जैसे ही लागू होता है, सभी तरह की पावर्स केंद्र सरकार के पास आ जाती है। ये तीन तरह से लागू हो सकता है: सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक विद्रोह और बाह्य युद्ध जो भी होता है, तीनों ही कंडीशन में ये लागू हो सकता है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम इसको पार्टिकुलरली कराएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती है हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे ही आर्टिकल 352 लागू होता है, इमरजेंसी लग जाती है, सभी तरह की पावर केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। वो कोई भी कानून बना सकती है, किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। इसके बाद क्या होता है? जैसे ही 352 लागू होता है, उसके बाद 358 लागू कर दिया जाता है। 358 ओनली आर्टिकल 19 के लिए लागू किया जाता है। जैसे ही 358 लागू होता है, उस जैसे फिर 358 लागू हुआ, वो 358 सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 को डिस्क्वालिफाई सस्पेंड कर देता है। ये आर्टिकल 358 सिर्फ आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने के लिए रखा गया है। इसके बाद आर्टिकल 359 अगर लागू किया जाता है तो इसमें कहा जाता है कि आप आर्टिकल 359 जैसे ही लागू किया जाता है, ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के ये बाकी अधिकारों को निलंबित कर देता है। जो भी इसमें रखे जाएंगे, लिखित रूप में रखे जाएंगे इतने समय के लिए, और ये आर्टिकल सस्पेंड किए जाते हैं। ये सभी चीजें इसके अंदर लिखित में रहेंगी और कहा जाएगा कि इतने समय तक इन आर्टिकलों को, या पूरे समय तक जितनी भी इमरजेंसी रहेगी, या उसके कुछ भाग तक, कुछ समय तक इन आर्टिकल्स को सस्पेंड किया जाता है। तो ये सभी चीजें आर्टिकल 359 के अंदर आती हैं। 359 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी आर्टिकल्स को निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। अब देख लेते हैं आगे। आर्टिकल 21 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जो भी ट्रायल चलते हैं कोर्ट में, वो क्या होते हैं? वही तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अगर किसी ने क्राइम किया है, किसी ने किसी का मर्डर किया है, बहुत ही जघन्य अपराध के तहत, मतलब बहुत बुरी तरह किसी को मारा है, इसी कंडीशन में किसी को फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। उसके लिए पूरा ट्रायल किया जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा दोषी है और कितना ही बड़ा क्राइम किया है, उसको एक प्रक्रिया के तहत दोषी करार दिया जाएगा, उसके बाद उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ऐसे नहीं कि अपनी मनमानी तरीके से किसी को भी फांसी चढ़ा दें। चाहे इमरजेंसी हो, चाहे नॉर्मल टाइम हो, किसी भी तरह का टाइम हो, ये प्रक्रिया लागू जरूर होगी। आगे देख लेते हैं। ये था आर्टिकल 21, सिर्फ इतना ही था। अब इसकी व्याख्याएं बहुत ज्यादा है हमारे संविधान में। आर्टिकल 21 सिर्फ इतना दे रखा है, और समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी व्याख्या करता रहा है, और इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स को या बहुत सारे अधिकारों को जोड़ता रहा है। इसमें देख लेते हैं प्रसिद्ध ऐतिहासिक केस। समय समय पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि आर्टिकल जो है 21 तो इतना ही है, लेकिन मेनका गांधी केस में
अपने पहले जो भी जजमेंट थे उनको पलटते हुए, जैसे गोलकनाथ में उसने जो जजमेंट दिया था उसको पलट दिया था अपने केस में, मेनका गांधी में। तो मेनका गांधी जैसे ही उसमें जजमेंट आया, उस जजमेंट के अंदर लगभग 35 और अधिकारों को जोड़ दिया गया है। कम से कम 35 अधिकारों को इसके अंदर जोड़ा गया है कि ये भी आर्टिकल 21 के अंदर गिने जाएंगे। इसके लिए मैं एक पीडीएफ फाइल, जो कि मैं लिंक दूंगा उसमें और डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं उसको या देख सकते हैं उसको खोलकर। तो ये सभी चीज़ें 35 जो भी अधिकार उनको रखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कि आर्टिकल 21 के अंदर मेनका गांधी केस के अंदर रखे गए थे। आगे देख लेते हैं प्रसिद्ध ऐतिहासिक केस। प्रसिद्ध ऐतिहासिक केस रहे हैं जिसमें कि पहला था A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, जो कि 1950 में आया था। इस वाले केस में जो भी बहुमत था जजों का, 4-2 की जो भी पीठ बैठाई गई थी 4 जजों की, उसने फैसला दिया था 4/2 के हिसाब से। 4 जज थे जिसमें कि 2 अलग थे और 2 दूसरी साइड थे। तो इसमें जजमेंट क्या आया था गोपालन केस में, जो कि 1950 में आया था। इसको यहाँ देख लेते हैं। इनको हम कंपैरिजन बेस में कराते हुए चलते हैं, क्योंकि जो भी गोपालन का केस था उसको पूरी तरह से मेनका गांधी के अंदर पलट दिया था, बिल्कुल उल्टा कर दिया था। तो देख लेते हैं, जैसे ही जो भी इसका कोई भी चीज होगी वो उसकी अपोजिट वहां पे रखी गई होगी, इसलिए मैंने इसको कंपैरिजन बेस में ले लिया ताकि ये ज्यादा समझ में आए। देख लेते हैं इसमें क्या है। गोपालन केस में कहा गया था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत व्यक्ति को मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है। मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया होती है जो सरकार जो प्रक्रिया अपनाती है, सरकार, विधानमंडल नहीं, सरकार, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव, सरकार को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। तो वो जो भी प्रक्रिया अपनाएगी उसके विरुद्ध प्राण एवं दया की स्वतंत्रता को संरक्षित करके रखा जाएगा। मतलब उसमें उसको छीन नहीं सकती कार्यकारी प्रक्रिया के अंदर, मतलब सरकार किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीन नहीं सकती। और क्या है, सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। सरकार चाहे तो विधान बनाकर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकती है, ये कहा गया था गोपालन में। लेकिन वही मेनका गांधी का केस आया 1978 में आया। इसमें क्या था कि एक छोटा सा वाकया है इसमें। क्या हुआ था कि जो मेनका गांधी थी 1978 में, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था पासपोर्ट अधिकारी ने, और उससे रीजन पूछा गया कि क्यों पासपोर्ट जब्त किया गया और बाहर मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हम कुछ भी बताने के लिए आपको प्रतिबद्ध नहीं है, हम आपका पासपोर्ट जब्त करते हैं और आप बाहर नहीं जा सकते अभी कुछ समय के लिए, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मेनका गांधी जी ने बहुत सारे आर्टिकल्स के अंदर केस दर्ज कराए, जिसमें कि बहुत सारे जजमेंट लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए जो कि इसमें रखे गए हैं। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। गोपालन में कहा है कि कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध आपको संरक्षण है, लेकिन विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध संरक्षण नहीं है। लेकिन मेनका गांधी में कहा है कि आपको उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के अंदर ही, उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के अंतर्गत ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, अन्यथा अन्यथा और किसी भी मामले में नहीं। मतलब अब सरकार कानून भी बनाना चाहे फिर भी किसी उस कानून के तहत किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीन नहीं सकती, कम नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती। उसके लिए उचित एवं न्यायपूर्ण मामला होना चाहिए सरकार के सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ, सरकार जो कह रही है वो उचित है और न्यायपूर्ण है, इसी वजह से किसी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को रोका जा सकता है, उसको छीना जा सकता है। आगे क्या है, इसका अर्थ है कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कानूनी आधार पर रोक सकता है। इसमें कहा गया था कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कानूनी आधार पर रोक सकता है, लेकिन इसने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप सिर्फ इसी प्रक्रिया के अंतर्गत किसी की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। आगे क्या है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ एक व्यक्ति की शारीरिक और निजी स्वतंत्रता से माना है। लेकिन मेनका गांधी में कहा है कि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके आसपास जो भी रहते हैं,
जो भी उसके पारिवारिक सदस्य हैं, जो भी उसका माहौल है, जो भी उससे इंटरनेट से जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं, फोन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो सभी चीजें उसका आंतरिक मामला है, उसका आंतरिक मामला है, उसका निजी मामला है। आप इसमें दखल नहीं दे सकते। आप उसकी चार दीवारी को छोड़ दीजिए अब, क्योंकि समय बदल गया है। आप उसके फोन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप उसकी आसपास की चीजों को छेड़ नहीं सकते, क्योंकि वो भी उसके निजी मामले में आता है। ये कहा गया था मेनका गांधी में। अब है, और क्या कहा गया, आर्टिकल 14, 21, 22 अलग अलग है, लेकिन मेनका गांधी में कहा गया था आर्टिकल 14, 21 और 22 अलग अलग नहीं है। इनको चाहे तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपस में। अगर हम इनको व्याख्या करनी है तो इनको एक साथ पढ़कर भी हम किसी चीज की व्याख्या कर सकते हैं। ये आपस में घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। इसको, और क्या क्या है, इनको एक साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए। मेनका गांधी में कहा है कि इनको एक साथ पढ़ा जा सकता है। ये व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, ना कि कम करते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 21, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देख लेते हैं कुछ अन्य मामले भी आए, जैसे कि 2005 में आया था आरटीआई। आरटीआई को भी आर्टिकल 21 के अंदर ही रखा गया है। इसके बाद आया 2017 में राइट टू प्राइवेसी, आरटीपी। इसको भी आर्टिकल 21 के अंदर रखा गया। ऐसी बहुत सारे, लगभग 35-36 ऐसे अधिकार हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर रखे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।